नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स। देखिए, बिहार में इस बार समाप्त हो चुका है। 2 चरण में इस बार मतदान हुए और दोनों चरण के मतदान के बाद इस बार का बिहार का जनादेश क्या कहता है, इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर अनूप नारायण सिंह जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो कैसा रहा। प्रशांत, सबसे पहले तो बिहार के मतदाताओं को ढेर सारी बधाई कि बिहार ने तमाम पिछले कई बार के चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है बिहार में, और कहीं ना कहीं ये वोटर पुनरीक्षण का असर है। जिस तरह से फर्जी वोटरों को हटाया गया, तो दोनों चरणों में 6 और 11 दोनों दिन जिस तरह से वोटर निकले, ये एक लोकतंत्र के लिए सुखद संयोग है। बिहार में 243 सीटें हैं, बिहार में कुल जो है 38 जिले हैं और बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। अब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 14 नवंबर को बिहार का जनादेश आने वाला है। तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने स्तर से जो चुनाव से के परिणाम से पहले जो अपना एग्जिट पोल लाया है, हमने भी ग्राउंड जीरो पर, जो हमारे रिपोर्टर हैं ग्राउंड जीरो पर, हम लोग जो चुनाव के दौरान रहे और इसमें कई सारे चौंकाने वाली चीजें आई जो बिहार को लेकर लोगों के मन में था। प्रशांत किशोर कितना परसेंट वोट लाएंगे, कितनी सीटों पर असर करेंगे, एनडीए का क्या हाल होगा, आरजेडी और महागठबंधन का क्या होगा। तो मिला जुला के पहले चरण में जब 121 सीटों के लिए मतदान हो रहा था, उसी दौरान यह बात साफ हो गई कि बिहार को अभी भी नीतीश कुमार की जरूरत है। देखिए, महिलाओं की जो तादाद निकली नीतीश कुमार के कार्यकाल को, आप देखिए 2005 से 10 के नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार का स्वर्णिम काल माना जाए। उसमें काफी डेवलपमेंट हुआ। बाद में सत्ता में परिवर्तन होते रहा, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। बीच में अगर कुछ महीनों की बात करें, जीतन राम मांझी की बात छोड़ दें, लेकिन इस दौरान 2 बार आरजेडी के साथ भी नीतीश कुमार गए। 2015 में साथ में चुनाव लड़े, फिर बीजेपी के साथ गए। 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, फिर आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आ गए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। तो इस बार जो 243 सीटों का जनादेश है, इसमें एक बात तो क्लियर है कि नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपये वाला वजीफा था, जो लोगों के अकाउंट में गया, महिलाओं के अकाउंट में गया, उसका असर दिखा। दूसरी बात कि जो सामाजिक समीकरण था, जिसको लेकर, जिस वोट बैंक को लेकर महागठबंधन जो था काफ़ी उत्साहित था कि मुस्लिम यादव और उसमें एक नया वोटर कुशवाहा जुड़ गया, तो मुसलमान बिहार के जो थे, जो 17% वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार बिखरे बिखरे नजर आ रहे थे। एआईएमएम का असर भी दिख रहा था, प्रशांत किशोर का भी असर था, और तेजस्वी जो थे अपने कुनबे को बांध कर रखने में असफल दिख रहे थे। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही थी, कई सीटों पर प्रत्याशियों को अंतिम चरण में हटाया गया। जो एग्रेशन तेजस्वी में दिखना चाहिए वो चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखा। चुनाव के बीच में इस बात का घोषणा हुई, अशोक गहलोत आए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एनडीए में कहीं किंतु परंतु नहीं था। प्रधानमंत्री आए, लेकिन सबसे ज़्यादा सभा नीतीश कुमार ने करके रिकॉर्ड बना दिया। खेसारी लाल यादव से लेके पवन सिंह निरहुआ, तमाम कलाकार भी आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो बिहार का जनादेश है, तो बिहार का जो जनादेश है वो तो 14 नवंबर को आएगा। लेकिन तमाम सर्वे एजेंसियों की बात करें तो बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। हाँ जी, बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। आंकड़ों में थोड़ा बहुत जो जादुई आंकड़ा है 122, तो 130-140 के बीच में एनडीए है, वो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। और इसके बाद जिस जनसुराज को लेकर लोगों में ये उत्सुकता था कि जनसुराज को कितनी सीटें आएंगी, तो चंपारण में जनसुराज कमाल करता हुआ दिख रहा है। चनपटिया, जिसकी चर्चा बार बार हो रही थी मनीष कश्यप को लेकर, चनपटिया में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। देखिए, चनपटिया में अब तक इतनी रिकॉर्ड वोटिंग हुई ही नहीं थी। और जिस तरह से मनीष कश्यप वहाँ पहले से एक बड़ा फैक्टर बने हुए थे, जिस तरह से मनीष कश्यप का चुनाव प्रचार हुआ, मनीष कश्यप 2020 में भी चुनाव लड़े थे, तो चनपटिया में कहीं ना कहीं स्कूल का बस्ता भारी दिख रहा है। इस सीट की इसलिए चर्चा कर रहे हैं। छपरा में खेसारी लाल यादव की सीट फंसती हुई दिख रही है तमाम सर्वे रिपोर्ट में। पटना में बीजेपी जो है तमाम सीटों पर एक तरफा बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है, लेकिन लड़ाई जो है कुम्हरार और दीघा में है।
बाकी सीटों पर जो है एनडीए का कुनबा भारी दिख रहा है। अगर हम शाहाबाद के रीजन की बात करें, जहां पर पिछली बार महागठबंधन ने बड़ा कमाल किया था, इस बार वहां 50-50 की लड़ाई दिख रही है। गया, जहानाबाद, अरवल, बांका, जमुई का इलाका जो है वहां पर एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन जैसे ही हम सीमांचल की तरफ जाते हैं तो वहां पर महागठबंधन भारी दिख रहा है। प्रशांत किशोर का सबसे ज्यादा असर जो है वो मध्य बिहार और चंपारण रीजन में दिख रहा है। सीमांचल में भी सीटें जो है जनसुराज को आ सकती है। अब जादुई आंकड़ा किस पार्टी का कितना होगा ये बताना असंभव है, क्योंकि इसके लिए आपको 2 दिन इंतजार करना होगा। लेकिन इस बार बिहार का जो जनादेश है वो तमाम पार्टियों के लिए एक बड़ा सबक है कि बिहार ने इस बार डेवलपमेंट पर वोट किया है और प्रशांत किशोर की पार्टी ने इस बार कई सीटों पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई है। मतलब इस बार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर की राजनीति सकारात्मक कदम की तरफ बढ़ी है। देखिए, सकारात्मक बात नहीं है। आप देखिए कि चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात से बिहार की तुलना होने लगी, पलायन पर तमाम पार्टियों को बोलना पड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि बिहार का चुनाव मुद्दा विहीन हो जाता था। एनडीए ने घोषणा की है कि भाई अगर हम सत्ता में फिर से वापसी करते हैं तो बिहार की फैक्ट्रियों को खुलवाएंगे। प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे थे कि जो वोटर आए हैं, जो मजदूर आए हैं, उनको वापस नहीं जाने देंगे। अब जब 14 तारीख को परिणाम आएगा, इसके बाद इस पर चर्चा होगी कि कौन पार्टी कहाँ चुक गई। लेकिन अगर तमाम सर्वे एजेंसियों की बात कर ले तो बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। प्रशांत किशोर का खाता खुल रहा है और कई सीटों पर अहम फैक्टर बनकर प्रशांत किशोर उतरे हैं और प्रशांत किशोर के पक्ष में एक वर्ग ने वोट भी किया है। अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी फायदे में नजर आ रही है, लेकिन घाटा कांग्रेस, वीआईपी और उसके अन्य सहयोगियों को होता हुआ दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा लोगों को पसंद है, ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम सर्वे रिपोर्ट कह रहे हैं। किस सीट पर किसकी जीत होगी ये तो 14 को पता होगा। है वो ईवीएम में कैद हो गया है। चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो चुका है। बिहार के 7 करोड़ वोटरों ने अपना जनादेश दे दिया है और ऐसे में बिहार में जो भी सरकार बनेगी, जिस पार्टी की भी सरकार बनेगी, उसको बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। वोटिंग परसेंटेज की बात करें, देखिए जहां 45%, 50% वोटिंग होता था वहां एवरेज 65% वोटिंग हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वोटिंग परसेंटेज बिहार का बढ़ गया है। तो इसमें जो नए उत्साही युवा हैं, वो युवा जात पात से अलग हटकर थोड़ा सा बिहार को डेवलप राज्य की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जो बातें प्रशांत किशोर कर रहे थे। अब देखिए इसका फायदा प्रशांत किशोर कितना उठा पाए हैं, वोट में कितना तब्दील हो पाया है। लेकिन बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रशांत किशोर के प्रत्याशी जो हैं उन्होंने दलीय प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज में भी सेंध लगाने में प्रशांत किशोर सफल हुए हैं। आपने पहले चरण में कहा कि पहले चरण का जो वोटिंग परसेंट था वो काफ़ी बढ़ा था। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ, आज भी जिस समय पर जितना वोटिंग पिछले चुनाव में होता रहा उससे कहीं ज़्यादा वोटिंग होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ओवरऑल की बात करते हैं, पहले चरण और दूसरे चरण को मिलाकर बिहार का औसत जो वोटिंग होता था 50 से 55%, इस बार 65 से बढ़ा है। 65 से आंकड़ा बढ़ा है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को अपने मत यानी वोट का वैल्यू पता चला है। लोगों को लगता है कि मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। जब 50% लोग ही मतदान करेंगे तो इसमें जनादेश कैसा आएगा? 50% लोग तो निकले नहीं। अब इसमें जो फर्जी वोटर थे उनका नाम हटाया गया। उसके बाद मुद्दा आधारित चुनाव हुआ और हर एक रीजन में, चाहे वो बिहार को अगर आप मिथिलांचल में बांट दें, शाहाबाद का रीजन हो, मगध का रीजन हो, उत्तर बिहार का हो, सारण चंपारण का हो, हर रीजन के अलग अलग मुद्दे इस बार बन गए थे। ऐसा नहीं था कि एक ही डेवलपमेंट पर चीनी मिल का मुद्दा चंपारण में छाया हुआ था। सारण के इलाके में भी बंद बड़ी फैक्ट्रियां थी। आपको मिथिलांचल के इलाके में जो है वहाँ भी डेवलपमेंट था, अलग मिथिला राज्य की मांग हो रही है। किशनगंज में जो है बांग्लादेशियों वाला मुद्दा था। भागलपुर, बांका, जमुई में भी एक अलग मुद्दा था। शाहाबाद को भी विकास चाहिए। तो ऐसे में मिला जुलाकर जो सर्वे एजेंसियों का दावा है, देखिए हम कोई दावा नहीं कर रहे, हम किसी को जिता हरा भी नहीं रहे, लेकिन जो जनता का जनादेश है और तमाम सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट है, उसमें जो सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट है उसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बिहार में सबसे नंबर 1 पर नजर आ रही है। जदयू और आरजेडी के बीच दूसरी
बड़ी पार्टी बनने की होड़ है और दोनों में सीटों का कुछ ही अंतर रह सकता है। लेकिन पिछली बार का जो आंकड़ा था इस बार बदला है और एनडीए जादुई आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है। जनसुराज का भी खाता खुल रहा है और जनसुराज कई सीटों पर हार जीत के फैक्टर में बड़ा काम करता दिख रहा है। और खासकर चंपारण का जो रिजल्ट है, सीमांचल का जो रिजल्ट है, वहां पर जो शाहाबाद जहां से प्रशांत किशोर आते हैं, उन सब इलाकों में कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर हुआ है। और सर्वे रिपोर्ट भी बता रही है, जो ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जो लोग हल्के में ले रहे थे, प्रशांत किशोर हल्के में नहीं है। अब जनता का जनादेश प्रशांत, 14 तारीख को बिहार का नया जनादेश आएगा और 18 तारीख को बिहार में नई सरकार बनेगी। कांग्रेस को अगर देखा जाए तो इस चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, अपना प्रभारी बदला और तब ऐसा माना जा रहा था कि इस बार नया कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ने उतरी है, नई कांग्रेस है। तो लग रहा था कि ताकत में इजाफा होगा, लेकिन मतदान होते होते एक बार फिर से डाउनफॉल हुआ। क्या लगता है कहाँ गलती हुई है? देखिए, अभी चूंकि परिणाम नहीं आया है तो हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि कांग्रेस पूरी तरह फेल हो गई है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट पर ही बात करें कि कांग्रेस जो थी उसका सामंजस्य आरजेडी से बना हुआ नहीं था। आरजेडी यहां लीड कर रही थी। तेजस्वी को अगर पहले सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाता, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, इसको लेकर दुविधा की स्थिति थी। कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा थी। जिन चेहरों को मैदान में उतारा गया उन चेहरे को लेकर भी असमंजस की स्थिति थी। बावजूद इसके बिहार का जो जनादेश है इस बार चौंकाने वाला, और जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट हैं उस रिपोर्ट का आकलन जब परिणाम आएगा तब किया जाएगा। लेकिन हम अभी फिलहाल किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने ये कमियां कर दी, बीजेपी ने ये अच्छा कर दिया। इसके लिए 14 तारीख तक का इंतजार करना होगा। चलिए, तो बिहार ने अपना जनादेश ईवीएम में लॉक कर दिया है। 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा और सुबह से रुझान आना शुरू हो जाएगा। तो 14 तारीख को जनादेश सुनने को मिलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में अपना आदेश दिया है। 14 तारीख तक हमें भी इंतजार करना होगा और आपको भी इंतजार करना होगा। हालांकि सर्वे एजेंसियां हैं, सर्वे करती रहती है ताकि जो चुनाव का माहौल है वो काउंटिंग डे तक बना रहे। बीच में जो 2 दिन का गैप है उस दिन भी लगे कि चुनाव अभी चल रहा। तो वैसे में सर्वे एजेंसियों की बातों पे भी लोगों का नज़र होगा कि वो कितने खड़े उतरते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि सर्वे एजेंसियों का जो डाटा रहा वो सटीक उतर गया है, तो कई बार वो डाटा फेल भी हुआ है। तो ऐसे में लोगों का इंतजार सर्वे रिपोर्ट्स का कंपैरिजन करने से भी रहता है कि काउंटिंग के दिन वो कितना सही होता है। तो वो इंतजार आप भी कीजिए और हम भी करेंगे।